हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट इस पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 का पहला यूनिट एंड पहले यूनिट के सेकंड चैप्टर को हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे पीरियडिक मोशन के बारे में, नॉन पीरियडिक मोशन के बारे में, then उसके बाद ऑसिलेटरी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ठीक है। एंड हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन भी देखे थे एंड उसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी करा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, क्या है उसका कंडीशन। एंड सबके आखिर में बात किए थे एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का पहला लेक्चर नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा, अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लास देखने के लिए आपको जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट पे आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जो कुछ भी पैरामीटर्स हमें सीखना है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन जो है वो क्या होता है। मैंने इक्वेशन पहले भी आपको बताए थे जब हम लोग वेव मोशन कर रहे थे, मतलब फर्स्ट चैप्टर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बताए थे। उसी को आज हम लोग फिर से सीखेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, मार्कर नहीं लिख रहा है तो दूसरा मार्कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ठीक है। जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, y इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट। y क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट। y इजिकल टू होता है, यहाँ पे आप r भी लिख सकते हैं या फिर a भी लिख सकते हैं। चलो r ही लिखते हैं, r साइन ओमेगा t प्लस फाई। तो यहाँ पे आपका माइनस भी हो सकता है, प्लस या फिर माइनस फाई, जो भी कुछ कह लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे माइनस भी लगाते हैं नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये आपको याद रखना है। इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, y इजिकल टू क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट y इजिकल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है r, ओके। r इजिकल टू होता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। t इज टाइम एंड फाई इज द फेज एंगल, ठीक है, या फिर फेज। सिंपली आपको इसको फेज कह सकते हैं या फिर फेज एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए हैं। दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप डेफिनेटली याद रखिए। अभी हम लोग पैरामीटर्स में जाने वाले हैं, कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। वेब जो पहला चैप्टर है वेब मोशन का, ठीक है, उसमें हम लोग ऑलरेडी पैरामीटर्स को डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग उसको टच कर लेते हैं, ठीक है। देखो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। पहले नंबर पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स का डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे डेफिनेशन है, बिल्कुल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट इज डिफाइंड एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उसके मेन पोजीशन से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी वक्त पे उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है मेन पोजीशन से, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड को देखो, एम्पलीट्यूड
amplitude of a particle vibrating in simple harmonic motion is defined as the maximum displacement on either side of the mean position। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वाइब्रेट कर रहा है तो मीन पोजीशन से दोनों साइड पे उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दोनों साइड पे उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड को ए से या फिर आर से लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर देखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एन से या फिर स्मॉल एफ से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। तो अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वाइब्रेट कर रहा है तो 1 सेकेंड पे वो जितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है, वो जितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से लिखते हैं। एन इजिकल टू क्या होता है 1/t। टी यहाँ पे है टाइम पीरियड एंड इसी को अगर हम लोग और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो दैट इज़ ω/2π। ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चले आते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। तो एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वाइब्रेट हो रहा है, ओके, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम चाहिए, जितना वक्त उसे चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड को हम लोग टी से लिखते हैं। टी इजिकल टू क्या होता है 2π/ω। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं फेज के बारे में। फेज ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज इट्स स्टेट एज रिगार्ड्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फेज क्या है दोस्तों, फेज है पार्टिकल का स्टेट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे वाइब्रेट कर रहा है, उसका स्टेट क्या है, मतलब वो किस पोजीशन पे है एंड उसका मोशन जो है किस डायरेक्शन पे है, ये हमें जानकारी मिलता है कहाँ से, फेज से। तो फेज हमें ये सारी चीज़ें बताता है। फेज और कुछ भी नहीं बताता, सिर्फ पार्टिकल का स्टेट बताता है कि पार्टिकल कौन से पोजीशन पे है, उसका जो मोशन है उसका मोशन कौन से डायरेक्शन पे है। ठीक है, ओके, चलो ये तो आप लोगों ने पैरामीटर्स देख लिए हैं। चलो अब इसका हम लोग यहाँ पे मतलब भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं, फटाफट से लिखिए एंड मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशंस जो है पैरामीटर्स का डेफिनेशंस यहाँ पे हम लोग फिर से समझेंगे। ठीक है, तो देखो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो पेंडुलम होता है वो आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, पेंडुलम कैसा होता है, एक फिक्स सरफेस, फिर ये फिक्स सरफेस हो गया, यहाँ से हम लोग एक पॉइंट से रस्सी बांधेंगे। ठीक है, रस्सी के दूसरे एंड पे हम लोग बांधेंगे एक लोहे का बॉल। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक पेंडुलम जैसा हो गया। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन पे मतलब रेस्ट कंडीशन पे कुछ इस तरह से जो ये लोहे का बॉल है ये लटका हुआ होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे लटके रहेगा। ठीक है ना, तो ये वाला पोजीशन क्या है दोस्तों, दिस इज द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, अब मेन पोजीशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बॉल को थोड़ा सा इधर ला रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इधर ला रहे हैं, इधर ला के यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ के रखे हैं। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, बॉल जो है वो यहाँ पे चला आएगा। ओके, बॉल कुछ इस तरह से यहाँ पे चला आएगा एंड यहाँ पे अगर हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ जाएगा, मतलब ऐसे वो इस तरफ ऐसे से वो हिलते रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्या होता है, जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करता है, मीन पोजीशन से आगे पीछे जाता है। ये मीन पोजीशन है तो ये आगे गया, फिर वो मीन पोजीशन में वापस आएगा, फिर वो पीछे जाएगा, फिर वो मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर पीछे, फिर मीन पोजीशन, कुछ इस तरह से वो ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन पे कंडीशन हम लोग जानते हैं, क्या कंडीशन है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ होता है एंड मोशन जो है वो बाहर की तरफ होता है। मतलब कुछ इस तरह से जो
मोशन है वो इस डायरेक्शन पे रहेगा, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलवेज मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ रहेगा एंड मोशन जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम होता है कि इस मोशन को वो रिड्यूस कर दे। ठीक है, इस मोशन को वो घटा दे, जितना कम हो सके वो उसको रोकने की कोशिश करेगा एंड ये पार्टिकल को वापस इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ये है रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे देखो, हम लोग अभी अभी जो सारे डिफिनेशन स्टडी किए हैं, जो सारे डिफिनेशन मैंने लिखे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, तो उसको एक एक करके समझते हैं। देखो, कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट किसी एक वक्त पे, ठीक है, किसी एक वक्त पे मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्टेंस होता है। ये हम लोगों ने अभी देखा। तो देखो, अभी हम लोग एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, तो मीन पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये हमारा पार्टिकल एंड ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस रहेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, ओके, बात समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। किसी एक वक्त पे पार्टिकल मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस पे रहेगा उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, अभी एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कि मीन पोजीशन के दोनों साइड पे ये जो पार्टिकल है कितना मैक्सिमम कितना जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, वही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, ओके, तो मान लेते हैं ये जो पार्टिकल है इस साइड पे इतना ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, एंड इस साइड पे इतना ही जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हमें मिल गया है y दैट इज़ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्योंकि इससे आगे नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे ये पार्टिकल नहीं जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है उसको समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, अब फ्रीक्वेंसी समझने से पहले हमें देखना होगा कि कंप्लीट वाइब्रेशन हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? कंप्लीट वाइब्रेशन क्या है? ओके, कंप्लीट वाइब्रेशन किसे कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। कंप्लीट वाइब्रेशन क्या है? देखो, अभी हम लोग ये तीनों पोजीशन में कोई एक पोजीशन को अपना जो इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, प्राथमिक अवस्था, ठीक है, मान लेते हैं। चलो हम लोग मानते हैं कि ये पार्टिकल इनिशियल कंडीशन पे जब टाइम आपका शुरू हो रहा था, मतलब टाइम इज जीरो, बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन से। तो इनिशियल स्टेट क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे ये जो पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे है। ओके, एंड अब टाइम शुरू हो गया है, हम लोग इसको छोड़ दिए हैं, तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे जाएगा, मीन पोजीशन पे जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा, फिर वो वापस आएगा मीन पोजीशन पे, वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से वो ऐसे जाएगा, यहाँ तक जाएगा मैक्सिमम, एंड फिर वापस आएगा। तो यहाँ से जाकर यहाँ तक लौट आने के लिए, ओके, यहाँ तक अगर वो लौट आता है तो वही होता है उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ तक गया है, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, फिर वो रिटर्न होगा, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे फिर से आएगा वो। तो जिस पोजीशन से स्टार्ट किया है उसी पोजीशन तक अगर आता है तो इसको हम लोग कहते हैं एक कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, ये होगा एक कंप्लीट ऑसिलेशन या फिर कंप्लीट वाइब्रेशन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन पे कहा गया है कि एक सेकंड पे जितना नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट होगा उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं t इजिकल टू 1 सेकंड पे इस तरह का कंप्लीट वाइब्रेशन क्या हुआ है? इस तरह का कंप्लीट वाइब्रेशन हुआ है आपका कंप्लीट वाइब्रेशन। ऐसे वो 10 बार लगाया है, 10 बार। ठीक है, एक सेकंड पे ही वो ऐसे गया आया, एक बार हो गया, फिर गया, फिर आया, 2 बार हो गया, ऐसे ऐसे वो 10 बार लगाए हैं। ठीक है, वो 10 बार वाइब्रेट किए हैं। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन, ओके, द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड पे जितना नंबर कंप्लीट वाइब्रेशन होगा उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद टाइम पीरियड। तो देखो पार्टिकल को एक कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो आप वापस आया, जितना टाइम लगा उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। ठीक है, तो टाइम पीरियड ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इज नथिंग बट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए। ठीक है ना। अब रिलेशन देख लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कुछ इस तरह से है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, यानी ये जो t है, t बोले तो 2π/ω। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, t के जगह पे अगर लगाएंगे 2π/ω तो हमारे पास आएगा क्या, ω/2π। ये होता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ये आप याद रखिएगा एंड ये याद रखिएगा। ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड तो निकल चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो उसके आगे क्या था, एक और डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था, फेज़। तो फेज़ क्या है, पार्टिकल का स्टेट बताता है, पार्टिकल कौन से अवस्था में है, पार्टिकल का पोजीशन क्या है, पार्टिकल का जो मोशन है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो किसी एक वक्त पे मान लेते हैं पार्टिकल जो है यहाँ पे है, यहाँ से वो किस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था। ठीक है, यहाँ से वो इस तरफ जा रहा था। तो इस कंडीशन में इसका फेज़ क्या होगा, फेज़ 1 मान लेते हैं। तो फेज़ 1 हमें ये बताएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है, हमें पता चल जाएगा पार्टिकल यहाँ पे है और उसका डायरेक्शन क्या है मोशन का, वो इस तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये होता है हमारा फेज़। फेज़ इज़ द स्टेट, ठीक है, स्टेट ऑफ पार्टिकल एज रिगार्ड्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने अभी अभी लिखे हैं। तो आगे बात करते हैं। अभी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या करेंगे, एक सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करके। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करके हम लोग उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, नॉट इक्वेशन, दिस इज द फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 2 फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, दूसरा है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और हम लोग 3 फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है ना। चलो अब सबसे पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या लगाएंगे, चलो मैं लगा देता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा। हेडिंग लिखिए, क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ SHM, एक्सप्लेनेशन ऑफ SHM, एक्सप्लेनेशन ऑफ SHM एज अ projection, as a projection of a uniform circular motion of a uniform circular motion। ठीक है, दिखाई दे रहा है इस तरफ आपको, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। चलो डेफिनेशन मैंने जो लिखा आप फटाफट लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ SHM एज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम लोग अब SHM को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करके उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें किसी एक डायमीटर का क्या लेना है दोस्तों, किसी एक डायमीटर का हमें सर्कल लेना है। ठीक है, दैट इज़ द सर्कल। ओके, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, दिस इज़ द सेंटर पॉइंट। ओके, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर पॉइंट है एंड इसी पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ओके, एंड इसी सेंटर पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमारा एक्स वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस से मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट का नाम देते हैं O पॉइंट। ठीक है, ये हो गया O पॉइंट। तो जो पार्टिकल है, मान लेते हैं हम लोग पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे है। एक पार्टिकल है जो इसके बराबर ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो पार्टिकल इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे था। ठीक है, एंड थोड़ी देर बाद वो मान लेते हैं ऐसे मूव करके वो यहाँ पे पहुँच गया है, ऐसे मूव करके यहाँ पे पहुँच गया। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग P। ठीक है,
तो P से अब क्या करेंगे कि सेंटर को हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड ये जो एंगल होगा दोस्तों, दिस इज थीटा, ठीक है, ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। एंड पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगाया है, मान लेते हैं t टाइम लगाया है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब क्या है कि इसी का हम लोग एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं। अभी एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने वाले हैं, इस मोशन के रिस्पेक्ट में हम लोग एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको हम लोग यहाँ पे दिए हैं। अब हमारा पार्टिकल जो है इसके रिस्पेक्ट में ऐसे घूमने लगा, तो क्या है कि वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे यहाँ तक पहुँच गया है, ऐसे वो फिर आगे जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा, मतलब यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। उसके बाद वो क्या नीचे आ रहा है, मतलब इसको हम लोग ऐसे नीचे लेंगे, ठीक है, ऐसे नीचे आएगा, नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। उसके बाद वो फिर नीचे जाएगा यहाँ तक, मैक्सिमम वो नीचे जाएगा, तो यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, मैक्सिमम इस पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। इसके आने के बाद वो फिर से ऊपर उठने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसका फिर से एक प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ पे फिर उठेगा, तो ऐसे करके ये चलता रहेगा, प्रोजेक्शन जो है इसका चलता रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। इस पॉइंट पे जब पार्टिकल रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से हमारा जो वेव फॉर्म है वो भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये पॉइंट P पॉइंट यहाँ है, तो इसका हम लोग इसी का एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो P पॉइंट जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ से ऐसे इसको कनेक्ट करेगा, तो इसको मान लेते हैं C पॉइंट है, दैट इज़ द C पॉइंट, ठीक है। एंड ये जो मैक्सिमम यहाँ पे है ये आपका इसको टच करेगा, सॉरी इसको टच करेगा, तो इसको थोड़ा सा और हमें ऊंचा करना होगा भाई, इसको ऐसे ऊंचा करना होगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल होगा ऐसे। तो ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया अभी। तो इस पोजीशन में हम लोग क्या कहेंगे, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग इसी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के सहारे क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो अब क्या है दोस्तों, जो पॉइंट C है, ठीक है, ये जो पॉइंट C है, ठीक है, ये जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, C इज़ नथिंग बट द क्या, C इज़ नथिंग बट द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन P, ठीक है। इसका जो पोजीशन है इसका हम लोगों ने क्या ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे पोजीशन ड्रॉ किए हैं। तो ये C पॉइंट क्या है, P पोजीशन का, P पॉइंट का प्रोजेक्शन है। टाइम क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम T, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम क्या लगा है, T। यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे टाइम हुआ है T। तो T इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पॉइंट जो है P पे है, एंड इसका हम लोगों ने पोजीशन ड्रॉ किया है, तो हमें मिला है C पॉइंट, ठीक है ना, C पॉइंट हमें मिला है। एंड देखो जो OC है, ये जो OC है, OC इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T। तो पार्टिकल अगर हम लोग इसका पोजीशन देखेंगे, तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब यहाँ से पार्टिकल जो है यहाँ पे गया है। तो ये जो डिस्टेंस है OC, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है OC इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम T। तो T टाइम पे इसका पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, पार्टिकल का क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। एंड OP जो है, OP ये क्या है, OP इज द, देख सकते हैं ये सर्कल का रेडियस है, OP रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, R लेंगे, रेडियस को हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। एंड थीटा क्या है दोस्तों, थीटा मैंने बताया आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थीटा क्या है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंड ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। एंड ये जो OC है, OC क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम T। तो इस डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं y, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा जो छोटा सा डिस्टेंस है, इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है, ओके। बात समझ में अभी इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से समझा देता हूँ, देखो
हम लोग अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन बनाकर हम लोग उसको समझना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। तो एक पार्टिकल है जो ये सर्कल बराबर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया है, ऐसे 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 वो घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा पार्टिकल घूमना, ऐसे घूमना, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका प्रोजेक्शन अभी ड्रॉ किए हैं इधर कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुँचेगा पार्टिकल कितने टाइम पे, टी टाइम पे, तो यहाँ पे ऐसे पहुँचेगा, यहाँ पे इस जगह पे पहुँचेगा, ये और भी ऊपर जाएगा, ऐसे घूमेगा तो ये थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये अपना जो इधर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। एंड इस पोजिशन पे पहुँचेगा, तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर पार्टिकल यहाँ पे घूम के यहाँ पे पहुँच रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से आके यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। एंड इस तरह से ऐसे वो घूमेगा, तो ऐसे वो यहाँ पे घूम रहा है, फिर से वो रिपीट होगा, पार्टिकल जो है फिर से अपना मोशन रिपीट करेगा, तो यहाँ पे फिर से रिपीट होगा वो वेव फॉर्म, ठीक है। अभी देखो पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ये हम लोगों ने जो मेन पोजीशन का लाइन लिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका पैरेलल लाइन यहाँ पे पी पोजीशन से ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस को सी पॉइंट पे क्या करेगा, सी पॉइंट पे वो आपका उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उसको काटेगा सी पॉइंट पे। तो ये जो अभी पी पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है वो इतना है, ठीक है, वो इतना है, ओके। क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्या होता है, पार्टिकल जो है वो आगे पीछे जाता है, तो पार्टिकल इनिशियल कंडीशन पे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पार्टिकल को इस जगह पे पाएंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन पे इस जगह पे है। सर्कुलर मोशन पे ऐसे घूमेगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे ऐसे वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एंड ये होता है आपका ये जो घूम रहा है ये सर्कुलर मोशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है ना दोस्तों। चलो, तो पी पोजीशन पे अगर यहाँ पे है तो इसका पोजीशन हमें सी मिला है, तो ये जो हमें डिस्टेंस मिला है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ओके। जब पार्टिकल यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, पार्टिकल जब यहाँ पे होगा ये पूरा होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड पार्टिकल जब घूम के यहाँ पे आएगा तो पार्टिकल धीरे धीरे नीचे उतरेगा, ठीक है। पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो SHM पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। एंड सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो SHM पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन पे सिर्फ इस मेन पोजीशन के ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल ऐसे ऐसे घूमेगा, ओके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी इतना तो मैंने बता दिए हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। OC इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोग y लेंगे। OP इज़ द रेडियस इज़ r, एंड थीटा इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अगर आपने लिख लिया है तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सर्कल को मैं रहने देता हूँ सर्कल, क्योंकि यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू लेने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू लेने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। चलो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है OPC, ठीक है, OPC इन ट्राइंगल OPC, ठीक है। इन ट्राइंगल क्या है दोस्तों, OPC, ओके। तो OC बाई OP क्या होगा, OC बाई OP, ठीक है, ओके। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। तो इस एंगल के सहारे देखिए आप, OC क्या है, OC है परपेंडिकुलर, एंड ये है OP है आपका क्या, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोले तो साइन थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोले तो साइन थीटा। लेकिन हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या जानते हैं, OC या फिर y। तो OC यहाँ पे हम लोग निकालेंगे OP साइन थीटा। तो क्या होगा, OP बोले तो OP इज द रेडियस, हम लोग जानते हैं रेडियस, तो R साइन थीटा। OC बोले तो y इज इक्वल टू R साइन थीटा हमें मिल गया है, ठीक है। एंड ये जो थीटा है दोस्तों, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड हम लोग जानते हैं
जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालिए ओमेगा टी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी इजिकल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वही होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा टी मिलेगा हमें, तो आर साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, वाई इजिकल टू। तो अभी देखो ये हमें एक रिलेशन मिल गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला हमें मिल गया है, वाई इजिकल टू आर साइन ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों, आर साइन ओमेगा टी। अब देखो जब एम्पलीट्यूड क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड हमारा कब मैक्सिमम होगा दोस्तों, जब y इजिकल टू आर होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारा कब मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब y इजिकल टू एम्पलीट्यूड बोले तो क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब y इजिकल टू क्या होगा, प्लस या फिर माइनस आर रहेगा, ऊपर की तरफ अगर प्लस लेते हैं नीचे की तरफ माइनस, तो जब y इजिकल टू प्लस या फिर माइनस आर होगा तब हमें मिलेगा क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक कंडीशन। एम्पलीट्यूड बोले तो क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब y इजिकल टू आर होता है, ठीक है। चलो, तो अगर y इजिकल टू आर होगा इधर एंड इधर आर, तो क्या है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, प्लस माइनस 1 निकलेगा। जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मिला है y इजिकल टू आर साइन ओमेगा टी, तो हम लोग जानते हैं एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। y का वैल्यू जब मैक्सिमम रहेगा तब हमें मिलेगा एम्पलीट्यूड। तो y का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। ओके, एक तो आपका प्लस में आ सकता है रेडियस ये वाला, या फिर माइनस में आ सकता है। तो हम लोगों ने लिखा है एम्पलीट्यूड इजिकल टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट y इजिकल टू प्लस माइनस आर, ठीक है। तो प्लस माइनस आर, वाई का वैल्यू अगर हम लोग प्लस आर लगा देते हैं तो क्या होगा, आर आर दोनों ही वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो रहेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी इजिकल टू प्लस आर या फिर माइनस आर। माइनस आर क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे माइनस आर का वैल्यू लेंगे तो -1 निकलेगा ना। तो जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू प्लस या फिर -1 आएगा तब क्या होगा कि हमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ओके, चलो आगे बात करते हैं, अभी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इजी से समझेंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो अभी हेडिंग लगाते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM, ठीक है। वेलोसिटी v इजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, v इजिकल टू क्या होगा दोस्तों, बोलो। v इजिकल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा टी, ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका क्या डिस्प्लेसमेंट, एंड ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम dt, ठीक है, dy बाई dt। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, y का वैल्यू हम लोग जानते हैं तो इसका डेरिवेटिव करते हैं dy dt, एंड y का वैल्यू क्या है, r साइन ओमेगा t। तो इसका डेरिवेटिव हमें करना है, डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, v इजिकल टू मिलेगा, v इजिकल टू इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर हमें मिलेगा एक तो r रहेगा आपका, साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कॉस में हो जाएगा, ओमेगा टी रहेगा, एंड फिर से ओमेगा टी के लिए ओमेगा जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, मतलब r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ये होगा v का वैल्यू, r ओमेगा इजिकल टू v इजिकल टू क्या है, r ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, एंड हम लोग जानते हैं यहाँ पे देखो, एंड वी नो साइन ओमेगा टी इजिकल टू क्या है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे बताइए साइन ओमेगा टी क्या है दोस्तों, इस ट्रायंगल से बताइए। साइन ओमेगा टी के जगह पे आप पहले थीटा लिखिए, साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, y बाई आर, ओ सी बाई ओ पी, ठीक है, आर, मतलब साइन थीटा के जगह पे ओमेगा टी लिख के क्या कर सकते हैं, y बाई आर कर सकते हैं। तो अब इसको अगर हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अगर हम लोग कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अगर हम लोग करेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस साइन ओमेगा टी का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसी को आप सिंप्लीफाई करिए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया रूट ओवर। ओके, यहाँ से क्या हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड नीचे रहेगा सिर्फ आर, ठीक है, नीचे रहेगा सिर्फ आर। ओके, तो कॉस ओमेगा टी का हमें वैल्यू मिल गया है। इस इक्वेशन पे हम लोग कॉस ओमेगा टी का वैल्यू लगा देंगे तो हमें मिलेगा आर ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हमें क्या मिला है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड नीचे था सिर्फ आर, तो आर आर वैनिश हो जाएगा, रहेगा हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन SHM, ठीक है। ओके, कैसे निकाले हम लोगों ने, देखो v इजिकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो हम लोगों ने dy/dt रखा एंड y का वैल्यू हमें पता है r sin ओमेगा t, तो इसका हम लोगों ने क्या किया है, डेरिवेटिव किया है। डेरिवेटिव करने से हमें मिला है r ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। ओके, एंड sin थीटा इज इक्वल टू साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा टी बोले तो यहाँ पे क्या है, साइन बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर y एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है r, तो y बाई r, ठीक है। साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू बसाई, वैल्यू लगा दिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला, एंड उसके बाद कॉस ओमेगा टी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो हमें मिला है वी का एक जनरल फॉर्म, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्म अभी हम लोग इसको देख लिए हैं, तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मीन पोजीशन पे एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है वेलोसिटी, वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है दोस्तों, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बोलो, एट मीन पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट y इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट y इजिकल टू 0, तो v इजिकल टू क्या रहेगा, v इजिकल टू देखो ओमेगा ये होगा आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, y का वैल्यू 0 लगा दिएंगे तो क्या होगा ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा आर मिलेगा, क्योंकि अगर ये 0 है तो फिर ये r का स्क्वायर होगा देन ओमेगा आर, ठीक है, देन हमें मिलेगा क्या ओमेगा आर, ओके, ठीक है ना। एंड उसके बाद दूसरा एट एक्सट्रीम एंड, बिल्कुल ये वाले पॉइंट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, ऊपर नीचे, तो ये वाला पॉइंट पे, या फिर आप वो वाला पेंडुलम को सोच सकते हैं, पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ओके। तो y इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पे r होगा, ठीक है। तो v इजिकल टू क्या रहेगा, ओमेगा r माइनस आर स्क्वायर मतलब ये 0 होगा, ओके। मतलब मिड पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, ये है मैक्सिमम, हाँ, ठीक है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहेगा, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, एंड एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी जो है वो आपका मिनिमम निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आया। इस वाले पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, v इजिकल टू मैक्स, एंड इस वाले पोजीशन पे v इजिकल टू मिनिमम, ओके, ठीक है ना। तो ये आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये है फॉर्मूला। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की, दैट इज़ एक्सेलरेशन, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को आप लिख के समझने की कोशिश कीजिए, तो चीज़ें आसान लगने लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, एक्सेलरेशन ए इजिकल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन
ए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी टी, वी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, वी का वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने निकाले हैं, वी का वैल्यू है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी हम लोगों ने निकाले हैं। तो इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव क्या मिलेगा हमें, डेरिवेटिव करने के बाद कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आर ओमेगा पहले से रहेगा, साइन माइनस आ जाएगा एंड ये साइन ओमेगा टी के लिए फिर से डेरिवेटिव करो तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए का वैल्यू निकलेगा, डेरिवेटिव करने के बाद ये हमें ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो एंड अभी क्या करेंगे, अभी ये जो माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम लोग ऐसे रख देते हैं, ठीक है। एंड आर साइन ओमेगा टी इसको ऐसे रखते हैं, ऐसे हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ हम लोगों ने लिखी है, सिर्फ ब्रैकेट में इसको हम लोग सेपरेट कर दिए हैं। तो सेपरेट करने के बाद ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है बोलो, हम लोग जानते हैं y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, आर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमें मिला दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो अभी देखो, अभी क्या है, मीन पोजीशन पे एट मीन पोजीशन पे क्या होगा, जो y है वो क्या आपका y क्या है, y इज इक्वल टू 0। मीन पोजीशन पे क्या है, y इज इक्वल टू 0। तो फिर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये टोटल 0 होगा, ठीक है, टोटल 0 होगा। एंड एट इन पोजीशन एट इन्स, ठीक है, एकदम इस वाले इन पे, ठीक है, ये वाले इन पे, ये दोनों इन है, ये मीन पोजीशन है। तो इन पे क्या है, इन पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। वो किसके साथ होता है, आर जैसा होता है, देखो मैक्सिमम पॉइंट पे आर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मतलब अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्स रहेगा एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 रहेगा, ठीक है। या फिर मिनिमम आप लिख सकते हैं, मिनिमम। एंड वेलोसिटी के केस में हम लोगों ने क्या देखा है, इंड पे वेलोसिटी इज इक्वल टू मिनिमम रहता है एंड मीन पोजीशन पे वेलोसिटी आपका मैक्सिमम रहता है एंड यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम रहता है। बात समझ में आया, ठीक है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है पेंडुलम का मोशन, उसके साथ इसको अब कंपेयर करो, ठीक है, उसके साथ इसको कंपेयर करो। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा था, ऐसा था पेंडुलम का मोशन, ये आपका एंड पॉइंट, ठीक है, इधर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, मतलब मिनिमम होता है, ओके। यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम होता है। हम लोगों ने देखा वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम होगा एंड एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे मिनिमम होगा, एक्सेलरेशन एंड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला निकालने के बाद दोनों ही केसेस देखे हैं, मीन पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, एंड एंड पॉइंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने सब निकाले हैं। निकालने के बाद समराइजेशन करने के बाद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम, वेलोसिटी है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन है मिनिमम, ठीक है। एंड एंड पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मिनिमम होता है एंड एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। ओके दोस्तों, तो ये पैरामीटर्स आप याद रखिएगा, कहाँ पे कौन से पॉइंट पे क्या होता है। एंड मैंने जो ये डेरिवेशन कराए हैं आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको करिए, ठीक है। एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा है देन इस क्लास के जिस पॉइंट पे आपको डिस्टर्ब होगा उस पॉइंट को हम लोग किसी एक एक्स्ट्रा क्लास लगाकर इसको अलग से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पहले तो आप क्या कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चीज़ों को पहले जो भी मैंने लिखाए हैं एक एक करके बारीकी से लिखिए, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आप लिखिए बारीकी से एंड चीज़ों को रिपीट करके समझिए, ठीक है। पहले तो अपने दिमाग पे जोर डालिए कि क्यों मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो लिखा हूँ वो मैं क्यों समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, चाहे जितनी बार रिपीट करके देखिए एंड पहले अपने दिमाग पे प्रेशर डालकर समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया
तो फिर मैं हूँ, ठीक है। तो फिर मैं हूँ इस चीज़ को और भी मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा सकता हूँ। मैं उतना डीप में नहीं गया क्योंकि डीप उतना हमें जाना नहीं होगा, ओके, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें इंजीनियरिंग तरीके से चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। इंजीनियरिंग तरीके से चीज़ों को हमें देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलो दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के और भी जो चीज़ें रह गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड स्टडी जो है बराबर करते रहना एंड जो भी मैंने पढ़ाए हैं उसको बारीकी से पढ़ो, ठीक है, बारीकी से देखो, नोट बनाओ अपना। आप लोग पीडीएफ के लिए मुझे पूछते हैं बार बार, सर पीडीएफ क्यों नहीं डालते, नोट क्यों नहीं डालते। तो देखो, नोट अगर आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि पीडीएफ में आपको नहीं दे सकता, पीडीएफ में आपको डेफिनेटली दे सकता हूँ, लेकिन पीडीएफ उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है क्योंकि आप मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ मोबाइल पे ही रह जाएगा, मोबाइल पे आप पढ़ेंगे तो फिर उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। क्लास को पूरा देखिए, क्लास में मैं जो भी लिखा रहा हूँ आपको पूरा लिखिए 1 by 1, ठीक है ना। तो वो आपका एक अलग सा नोट बनेगा, ठीक है, वो आपका अलग सा एक नोट बनेगा। जब एग्ज़ाम से पहले आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें ना बिल्कुल डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पीडीएफ के चक्कर में अगर रहेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, चीज़ें याद नहीं रहेगा एंड उतना कंसंट्रेशन भी आपको क्या है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे पीडीएफ से, मोबाइल स्क्रीन पे आप जब पढ़ेंगे पीडीएफ से, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो इनपुट है, जो नॉलेज है, वो उतना नहीं घुसेगा जो कि आपके नोट से घुसेगा, ठीक है। बात समझ में आया, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। तो मैं जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ आप नोट पे कॉपी करिए 1 by 1, ओके, एंड चीज़ों को अरेंज करके लिखिए। तो फिर एग्ज़ाम से पहले अगर आप उस नोट को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें याद रहेगा, ठीक है। मैं खुद ऐसा करता हूँ। देखो, अब मैं बीटेक का फाइनल ईयर पे पहुँच चुका हूँ, तो बीटेक के फाइनल ईयर पे भी मैं डेफिनेटली वैसा ही करता हूँ, अपना नोट खुद बनाता हूँ। चाहे वो देखो, पहले तो हमारे कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उस क्लासेस में जितना भी चीज़ें पढ़ाते हैं उसको मैं लिख के रखता हूँ, ठीक है। उसको लिखने के बाद मैं अपना किताब ओपन करता हूँ, किताब के साथ उसको मैच कराता हूँ, कौन से चीज़ें मुझे समझ में नहीं आया, कौन से चीज़ें समझ में आया, उसको मैं रेफरेंस बुक से देखता हूँ या फिर कई टाइम में एक्स्ट्रा क्लासेस भी देखता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो जो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस देखता हूँ चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, ओके। तो इस तरह से मैं अपना खुद का नोट बनाता हूँ 3-4 ऑप्शन का सहारा लेते हुए, गूगल हो या फिर किताबें हो या फिर वीडियोज़ हो, इन चीज़ों का सहारा लेते हुए मैं अपना नोट खुद बनाता हूँ एंड उसी नोट को पढ़ के मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, चीज़ें ज़्यादा आसानी में याद रहता है, समझ में आता है, ठीक है। तो आप वैसा ही करिए। अगर नहीं पसंद में आता है, अपना खुद का, आपका अपना खुद का ट्रिक है, अपना प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में अगर आप माहिर है तो फिर उस प्रोसेस को ही करिए, ओके, ठीक है, लेकिन कुछ करिए, ओके। चलो, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए क्लास को यही पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।